नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। मैं हूं अनिल विश्वकर्मा। बच्चों, आज की वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 12.1 के सवालों को बताएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, प्रश्नावली 12.1 का पहला सवाल बोर्ड पर लिखा है। आप लोग इसे पढ़िए, देखिए सवाल में क्या बताया जा रहा है। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में लिखा हुआ है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। आगे लिखा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस सवाल में बताया जा रहा है कि दो घन हैं। देखिए इस तरह के दो घन हैं जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब पहले घन का आयतन भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है, दूसरे घन का आयतन भी 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब आगे बता रहे हैं कि इन दोनों घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। आगे लिख दिया गया है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी दोनों घनों के संलग्न फलकों को मिलाने से जो ठोस बनेगा वो ठोस बच्चों घनाभ ही होगा और उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो चलिए बच्चों इसे हल किया जाए। आप लोग पढ़ के पता कीजिए कि क्या दिया गया है। तो देखिए इसमें दो घन दिए गए हैं और दोनों घनों का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है, यानी कि बराबरी आयतन दिया गया है। तो हम यहाँ सबसे पहले यही लिखेंगे कि दिया है क्या दिया है घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों यही दिया गया है सवाल में, घन का आयतन। अब देखिए आगे क्या करना है। बच्चों हमें घन का आयतन तो दिया गया है, लेकिन ये नहीं दिया गया है कि जिस घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है उस घन की भुजा कितनी लंबी थी। यानी हमें घन की भुजा की लंबाई नहीं दी गई। घन का आयतन दिया गया है लेकिन घन की भुजा की लंबाई नहीं दी गई है। तो हम लोग क्या करें कि पता करें कि जिस घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है उस घन की भुजा की लंबाई कितनी थी, यही हम लोग पहले पता करें। तो हम लोग क्या पता करेंगे, घन की भुजा की लंबाई। तो मान लिया जाए, माना घन की भुजा की लंबाई, मान लिया जाए घन की भुजा की लंबाई कितनी है, a है। मान लिया जाए कि घन की भुजा की लंबाई कितनी है, a है। तो इसी a का मान पता करें। ये क्या है, घन की भुजा की लंबाई है। इसे हम माने हैं कि घन की भुजा की लंबाई ये है। तो इसका मान पता करें। तो इसका मान कैसे पता करेंगे, इसके लिए घन के आयतन का सूत्र लिखिए। घन के आयतन का सूत्र लिखिए। तो यहाँ लिखिए, क्योंकि घन का आयतन बराबर होता है भुजा की घात 3। घन का आयतन बराबर होता है a क्यूब, और a का मतलब क्या है, भुजा या भुजा की लंबाई। तो इसी सूत्र में बच्चों आयतन का मान 64 दिया गया है। इसी सूत्र में आयतन का मान 64 यहाँ रखिए और इसे हल कीजिए तो आपको भुजा की लंबाई ये मिल जाएगी। इसमें घन का आयतन कितना रख दें, 64। यहाँ 64 रखिए बराबर a क्यूब, या इसे a क्यूब को इधर लिख दीजिए, 64 को साइड में लिखिए। तो a क्यूब बराबर 64। अब यहाँ से बच्चों a का मान निकालना है। तो यहाँ से 3 घात हटाइए। तो जब 3 घात हटाएंगे तो इसके ऊपर करनी लग जाएगी। अब करनी में जो कोना होता है वहाँ कोने में 3 लिखना होगा। तो देखिए हम यहाँ से 3 घात हटा रहे हैं। a बराबर करनी के अंदर 64 लिखेंगे। यहाँ देखिए जो कोना दिख रहा है इस कोने में हम इसी 3 घात को लिखेंगे। और यहाँ 3 घात लिखने का मतलब बच्चों है
इसका घनमूल निकालना होगा। 3 घात कोने में है, इसका मतलब घनमूल। तो चलिए इसका घनमूल निकाला जाए। तो a बराबर, घनमूल निकालने के लिए बच्चों इसका गुणनखंड कीजिए, 64 का गुणनखंड कीजिए। तो चाहे तो आप रफ में कहीं गुणनखंड कर लीजिए। इसका गुणनखंड होगा 6 बार 2 लिखना होगा। देखिए 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। देखिए 6 बार 2 लिख दिए हैं, गुणा करके देख लीजिए आप लोग, 64 ही आएगा। अब घनमूल में क्या होता है बच्चों, घनमूल में 3-3 का जोड़ा बनाया जाता है। वही संख्या 3 मिल जाए तो उसका एक जोड़ा बनाइए। तो देखिए यहाँ ये सब वही संख्याएं हैं। अब 3 संख्याओं का एक जोड़ा बना दिए। यहाँ भी देखिए 3 संख्याओं का एक जोड़ा बन गया। तो a बराबर आएगा, अब एक जोड़े में से एक संख्या निकालिए। तो इस जोड़े में से 1 2 निकालिए, इस जोड़े में से 1 2 निकालिए। तो बच्चों a बराबर आएगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो a बराबर 4 सेंटीमीटर आया। और a क्या है, ये देखिए क्या है, घन की भुजा की लंबाई है। इसका मतलब घन की भुजा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। यानी जिस घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, उस घन की भुजा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो देखिए हमें इस घन की भुजा की लंबाई मिल गई। इस घन की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर ही होती है, इसलिए इसकी हर भुजा की लंबाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। इसकी भी, क्योंकि इसका भी आयतन 64 है, तो इसके भी हर भुजा की लंबाई कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों घन की भुजा की लंबाई मिल गई हमें। अब सवाल में कहा जा रहा है कि इन दोनों घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो हम लोग क्या करें, इन दोनों घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाएं। ठोस कैसे बनेगा, इन दोनों को सटाकर आपस में सटा दीजिए, मिला दीजिए। तो देखिए जब मिलाएंगे तो इस तरह का आकार आपको दिखेगा। तो देखिए बच्चों दोनों घनों के संलग्न फलकों को मिलाने से यही ठोस प्राप्त होगा। और ये जो ठोस प्राप्त हुआ है वो अब देखिए घन नहीं है। इन दोनों घनों के संलग्न फलकों को मिलाने से जो ठोस दिखाई दे रहा है ये अब घन नहीं है, बल्कि ये घनाभ है। क्योंकि अब इसकी लंबाई देखिए ज़्यादा हो गई है, क्योंकि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है और घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम होती है। तो दोनों घनों के संलग्न फलकों को मिला दिया गया है। मिलाने से जो ठोस प्राप्त हुआ है वो घन नहीं है, बल्कि क्या है, घनाभ है। क्यों घनाभ है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अब अलग अलग हो गई है। तो देखिए अब इसकी लंबाई कितनी हो गई है। तो देखिए बच्चों जब ये दोनों घन अलग अलग थे तो यहाँ से यहाँ तक भुजा की लंबाई कितनी थी, 4, और इसकी भी 4। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 4 है, यहाँ से यहाँ की लंबाई कितनी है, 4। और इस घन की भुजा की लंबाई भी कितनी है, 4 है, 4 है। और इसकी देखिए ये चौड़ाई है, ये क्या है, चौड़ाई है। ये चौड़ाई देखिए कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। और ये ऊंचाई है, ऊंचाई देखिए कितनी है, 4 है, 4 है ना। अब देखिए जब दोनों घनों के संलग्न फलकों को मिला दिया गया तो अब देखिए जो ये ठोस बना है वो घनाभ है। और उसकी लंबाई देखिए क्या हो गई है, अब उसकी लंबाई देखिए बच्चों 8 सेंटीमीटर हो गई है। ये यहाँ से यहाँ तक ये 4 है, ये 4 है, पूरा जोड़ दीजिए तो 4 और 4 कितना हो गया, 8। यानी जो घनाभ प्राप्त हुआ है उसकी लंबाई कितनी हो गई है, 8 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ लिखे इसके, लेकिन बच्चों इस प्राप्त घनाभ की लंबाई तो 8 सेंटीमीटर हो गई, लेकिन देखिए इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई अभी भी 4 सेंटीमीटर है। लंबाई भले 8 हो गई है, लेकिन इसकी ऊंचाई और चौड़ाई अब भी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है।
तो यहाँ लिखा जाए प्रश्नानुसार जब हम दोनों घनों को जब हम दोनों घनों के संलग्न फलकों को जब हम दोनों घनों के संलग्न फलकों को मिलाते हैं तो जो ठोस प्राप्त होता है वह एक घनाभ है। जब हम दोनों घनों के संलग्न फलकों को मिलाते हैं तो जो ठोस प्राप्त होता है वो एक घनाभ है। वह एक घनाभ है। इसलिए प्राप्त घनाभ की लंबाई लिखा जाए। प्राप्त घनाभ की लंबाई यल बराबर, तो जो घनाभ प्राप्त हुआ है बच्चों, इसकी लंबाई देखिए कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। तो प्राप्त घनाभ की लंबाई यहाँ लिखें 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर बराबर 8 सेंटीमीटर। आगे प्राप्त घनाभ की चौड़ाई b बराबर, देखिए बच्चों चौड़ाई अब भी वही है। देखिए इसकी लंबाई यहाँ इस भुजा की लंबाई 4 थी, तो इस भुजा की लंबाई 4 है, यानी चौड़ाई कितनी है, 4 है। और प्राप्त घनाभ की ऊंचाई h, ऊंचाई को बच्चों h लिखते हैं। ऊंचाई देखिए 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। यानी जो संलग्न फलक, दोनों घनों के संलग्न फलकों को मिलाने से जो ठोस प्राप्त होता है वो एक घनाभ है, और जो घनाभ है उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, उसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों सवाल में कह रहे हैं कि प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी इसी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका सूत्र लिखा जाए। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, तो नीचे लिखा जाए, इसी के नीचे हम यहाँ लिख दे रहे हैं। इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बच्चों आगे जगह नहीं, हम इधर लिख दे रहे हैं। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, देखिए 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। इसी में बच्चों मान रखिए यल का मतलब लंबाई है, देखिए वहाँ लिखा है, B मतलब चौड़ाई है, वहाँ लिखा है H मतलब ऊंचाई है। सब का मान यहाँ रख दीजिए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो 2 यल के जगह देखिए यल का मान 8 है तो 8 लिखिए, B 4 प्लस B का मान 4, H का मान 4 और प्लस H का मान 4 और L का मान 8। तो 2 8 चौक 32 प्लस 16 प्लस 8 चौक 32, तो 2 और 32 32 64, 32 32 64 में 16 जोड़िए, 6 4 10, 6 1 7 1 8, यानी बच्चों यहाँ इन तीनों को जोड़ने से 80 आएगा। गुणा कर दीजिए 160। आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों यही उत्तर है, यानी जो घनाभ प्राप्त होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बच्चों इसे नोट कर लीजिए आप लोग। इसके बाद दूसरा सवाल हम बताएंगे।
तो चलिए बच्चों इसे मीट दे रहे हैं। आप लोग वीडियो रोक कर नोट कर लिया कीजिए। चलिए बच्चों अब दूसरा सवाल। हाँ तो देखिए बच्चों बोर्ड पर दूसरा सवाल लिखा है। देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है। इसमें बता रहे हैं कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बच्चों इस सवाल में बताया जा रहा है कि कोई बर्तन है जो अर्धगोले के आकार का है और उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, मतलब उसके ऊपर एक खोखला बेलन रखा हुआ है। तो बर्तन कैसा है? बर्तन खोखले अर्धगोले के आकार का है और उसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है। तो यहाँ हम उस बर्तन को बना रहे हैं। देखिए तो हम क्या कैसे बनाएं? नीचे अर्धगोला बना दें और उसके ऊपर खोखला बेलन बना दें। तो देखिए नीचे हम अर्धगोला बना दे रहे हैं। अर्धगोला, देखिए अर्धगोला बना दे रहे हैं इस तरह। नीचे अर्धगोला और ऊपर खोखला बेलन है। तो देखिए बच्चों अर्धगोला बन गया है, अर्धगोला है। अब इसी के ऊपर खोखला बेलन बनाना है। यहाँ एक बेलन बना दिया जाए। एक बेलन बना दे रहे हैं। देखिए तो देखिए बच्चों एक बेलन बन गया है। तो बर्तन इसी तरह का है, नीचे अर्धगोला है, ऊपर बेलन है और ये दोनों खोखले हैं। ये जो अर्धगोला है खोखला अर्धगोला है, खोखला अर्धगोला है और ये खोखला बेलन है। सवाल में लिखा हुआ है ऐसा, खोखला बेलन। खोखला बेलन मतलब पाइप की तरह होगा, पाइप की तरह। और खोखला अर्धगोला मतलब देखिए इस तरह का, देखिए अंदर से ये खोखला है इसी तरह। अब देखिए आगे बताया जा रहा है अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी जो ये अर्धगोला है उसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम लोग यही लिखेंगे, यहाँ हल करते समय लिखेंगे दिया है अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। अब बच्चों अर्धगोले का व्यास दिया गया है और व्यास की सहायता से हम लोग त्रिज्या ढूंढ सकते हैं, इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या निकाल लिया जाए। इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, त्रिज्या को r से लिखते हैं। त्रिज्या कैसे मिलती है? व्यास का आधा कर देने से। जितना भी व्यास दिया रहे, किसी भी सवाल में जितना भी व्यास दिया रहे उसी का आधा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 सूत्र होता है, लिखिए। और व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया है, तो व्यास के जहाँ 14 सेंटीमीटर लिखिए, नीचे 2 से काट दीजिए तो बराबर 7 सेंटीमीटर। ये अर्धगोले की त्रिज्या है। बच्चों सवाल व्यास से नहीं हल होता है, सवाल त्रिज्या से हल होती है। तो जब किसी भी सवाल में व्यास दिया रहे तो आप लोग त्रिज्या जरूर ढूंढा कीजिए। और त्रिज्या कैसे मिलेगी? जितना व्यास दिया रहे उसी का आधा कर दीजिए। जैसे व्यास 14 है तो उसका आधा 7 होगा,
तो देखिए त्रिज्या 7 सेंटीमीटर मिल गई। तो ये किसकी त्रिज्या है? अर्धगोले की त्रिज्या। तो यहाँ अर्धगोले की त्रिज्या दिखाया जाए चित्र में। तो देखिए अर्धगोला बच्चों इस तरह का है, इस तरह का अर्धगोला का ये जो भाग दिखाई दे रहा है आपको, ये वृत्ताकार होता है। और अगर ये वृत्ताकार है तो इसमें केंद्र होगा, और केंद्र से यहाँ परिधि तक एक लाइन खींचिए। ये अर्धगोले की त्रिज्या है। तो हम यहाँ केंद्र से परिधि तक एक लाइन खींच दे रहे हैं। यही अर्धगोले की त्रिज्या है, 7 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, केंद्र से हम परिधि तक चाहे जिधर लाइन खींच दें, केंद्र से परिधि तक चाहे जिधर लाइन खींच दें, वो त्रिज्या ही होगी। जैसे हम केंद्र से यहाँ तक खींच दें, यहाँ तक, ये भी त्रिज्या है, ये इसकी लंबाई भी 7 होगी। केंद्र से हम यहाँ तक लाइन खींच दें तो ये भी त्रिज्या ही होगी। तो हम इधर भी एक लाइन खींच दे रहे हैं, ये भी अर्धगोले की क्या है? त्रिज्या ही है। और इसकी भी लंबाई कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। अब ये देखने में आपको लग रहा है कि यह अर्धगोले की ऊंचाई है, तो सही बात है। अर्धगोले की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर ही मानी जाती है। आप लोग इसके पहले वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें हम बताए हैं कि अर्धगोले की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर ही मानी जाती है। तो यहाँ अर्धगोले की ऊंचाई अगर कोई पूछता है अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है, तो आप 7 सेंटीमीटर ही बताइए, जितनी उसकी त्रिज्या रहे उतने बता दीजिए। अच्छा, अब आगे देखिए बच्चों, चूंकि इस अर्धगोले के ऊपर एक बेलन रखा हुआ है, और बेलन में देखिए ये जो बेलन में ये जो आधार होता है, ये निचला वाला भाग या ऊपरी वाला भाग देखिए, ये भी वृत्ताकार होता है। यानी बेलन का ये जो आधार है ये वाला, ये भी वृत्ताकार होता है। यहाँ चित्र में आपको चपटा दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में ये वृत्ताकार ही होता है। और अगर ये वृत्ताकार है, ये जो आधार है वृत्ताकार है, तो इसमें भी केंद्र होगा और इसमें भी त्रिज्या होगी ना। अब बेलन को जब अर्धगोले के ऊपर रख दिया गया है, तो इसका आधार जो है वो बेलन के उस बेलन का जो ये वृत्ताकार भाग है, उस अर्धगोले के वृत्ताकार भाग के ऊपर आ गया होगा। तो दोनों का वृत्ताकार भाग आपस में जुड़ गया होगा। तो जुड़ने का मतलब ये है कि जितनी त्रिज्या इसकी रही होगी उतनी त्रिज्या इसकी भी रही होगी। यानी बेलन की त्रिज्या भी कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए बेलन की या बेलन के आधार की, चाहे बेलन के आधार की त्रिज्या लिखिए या बेलन की त्रिज्या, इसलिए बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। यानी जितनी त्रिज्या अर्धगोले की होगी उतनी त्रिज्या बेलन की भी होगी। चलिए, अब हमें बेलन की भी त्रिज्या मिल गई है। अब हम बेलन की ऊंचाई ढूंढना चाहते हैं। तो देखिए बेलन की ऊंचाई बच्चों यहाँ से यहाँ तक मानी जाएगी। ये जो लाइन हम खींच रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेलन की क्या है? ऊंचाई। यहाँ से यहाँ तक बेलन की क्या है? ऊंचाई है। और इधर लाइन एक खींच दे तो ये बेलन की क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ऊंचाई पता किया जाए। यहाँ से यहाँ तक बेलन की ऊंचाई है। अब बेलन की ऊंचाई पता किया जाए, क्योंकि बेलन की ऊंचाई दिया नहीं गया है। तो देखिए बच्चों, एक चीज़ और दिया गया है, बर्तन की कुल ऊंचाई दी गई है। ये जो बर्तन दिख रहा है इसकी कुल ऊंचाई दी गई है 13 सेंटीमीटर। तो बर्तन की कुल ऊंचाई देखिए दिए हैं 13 सेंटीमीटर। यानी यहाँ एकदम नीचे वाले सिरे से एकदम ऊपर तक की ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई देखिए कैसे आ सकती है। अगर बर्तन की कुल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कुल ऊंचाई 13 है और अर्धगोले की ऊंचाई 7 है, तो हम बेलन की ऊंचाई ढूंढ सकते हैं। कैसे? बर्तन की कुल ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई घटा दें। बेलन की कुल ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई घटा दें तो बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। यहाँ लिखा जाए, दिया है
बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है? 13 सेंटीमीटर है। इसलिए बेलन की ऊंचाई निकाला जाए। बेलन की ऊंचाई को हम लोग h लिखेंगे। अब बेलन की ऊंचाई कैसे मिलेगी? कुल ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई को घटा दीजिए। तो कुल ऊंचाई देखिए कितनी है? 13 सेंटीमीटर। अर्धगोले की ऊंचाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। दोनों को घटाइए तो कितना आएगा? 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब बेलन की ऊंचाई कितनी मिली? 6 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो गई है? 6 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, हमें अर्धगोले की त्रिज्या पता है और बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई पता है। अब हम लोग जिसका उत्तर पूछ रहे हैं उसका उत्तर देखिए कैसे निकालना है। यहाँ देखिए पूछा जा रहा है बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखा जाए, इसलिए बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए बच्चों कैसे आएगा। इसके लिए आप इस बर्तन के अंदर झांकिए, क्योंकि ये अंदर से तो खोखला ही है, अर्धगोला भी खोखला है, बेलन भी खोखला है। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप बर्तन के अंदर देखिए और बर्तन के अंदर देखकर पता कीजिए कि आपको बेलन का कौन सा पृष्ठ दिख रहा है और अर्धगोले का कौन सा पृष्ठ दिख रहा है। और बेलन और अर्धगोले का जो पृष्ठ दिख रहा है वो पृष्ठ किस प्रकार का है? वक्राकार पृष्ठ दिख रहा है या समतल पृष्ठ दिख रहा है? ये सब आप बर्तन के अंदर झांक कर देखिए। तो जब आप बर्तन के अंदर झांकेंगे, बर्तन के अंदर देखेंगे, तो आपको अर्धगोले का जो पृष्ठ दिखेगा अंदर वाला वो वक्राकार पृष्ठ दिखेगा और बेलन का जो पृष्ठ दिखेगा वो भी वक्राकार पृष्ठ ही दिखेगा। इसका मतलब बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दें। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दें तो बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही जोड़ रहे हैं? क्योंकि जब आप बर्तन के अंदर देखेंगे तो आपको बेलन का वक्र पृष्ठ दिखेगा और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दिखेगा। बेलन का वक्र पृष्ठ दिखेगा और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दिखेगा और जिसका वक्र पृष्ठ दिख रहा है उसी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो आपको बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो चलिए हम यहाँ लिख दिए हैं। अब इनका सूत्र लिखिए। इनका सूत्र आपको पहले वीडियो में बताया गया है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2 पाई RH
और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है 2πr²। इसी में मान रखिए, हल कीजिए, आ जाएगा। तो मान रखिए, देखिए, तो मान रखिए 2 पाई का मान 22/7 रखना है। पाई का मान 22/7 रखिए। और ये देखिए किसकी त्रिज्या है, क्योंकि ये बेलन का सूत्र है तो बेलन की त्रिज्या है। तो बेलन की त्रिज्या देखिए कितनी है, r = 7, तो यहाँ 7 लिखिए। और ये बेलन की ऊंचाई है, बेलन की ऊंचाई देखिए 6 सेंटीमीटर है, 6 लिखिए, +2, यहाँ पाई का मान 22/7। ये देखिए बेलन अर्धगोले की त्रिज्या है, तो अर्धगोले की त्रिज्या 7 है, तो 7 लिखिए, इसका स्क्वायर कीजिए। यहाँ से बच्चों देखिए 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 गुना 44 गुणित 6 बचा, और प्लस यहाँ 2 गुणित 22/7, और यहाँ 7 को 2 बार लिख सकते हैं, तो एक 7 से ये 7 भी कटेगा, गुणा कर दीजिए 6 चौके 24, 6 चौके 24, 6 चौके 24, 25, 26, और प्लस 22 गुना 44 और गुणित 7, यहाँ 264, और प्लस 7 चौक 28, और 7 चौक 28, 2 30, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 4 12, और 6 1 7, 3 दूना 3 2 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही उत्तर है बच्चों, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो चलिए बच्चों, इसे नोट कर लीजिए। अब हम आपको तीसरा सवाल बताएंगे। हाँ, तो बच्चों देखिए बोर्ड पर तीसरा सवाल लिखा है। इस सवाल में बताया जा रहा है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इस सवाल में बताया जा रहा है कि एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है। एक खिलौना है जो शंकु के आकार का है और जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब नीचे अर्धगोला है और ऊपर शंकु है। नीचे अर्धगोला है, ऊपर शंकु है। अब पूरा मिला के कह रहे हैं कि वो एक खिलौना है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक खिलौना बनाएंगे। कैसे बनेगा, नीचे अर्धगोला बनाइए और उसी के ऊपर एक शंकु बनाइए। तो देखिए नीचे अर्धगोला बनाया जाए। चलिए अर्धगोला हुआ, अर्धगोला, यह अर्धगोला, इसी के ऊपर एक शंकु बना दीजिए। तो देखिए हम यहाँ शंकु बना दे रहे हैं। तो देखिए बच्चों, नीचे अर्धगोला बन गया है और ऊपर क्या है, एक शंकु। हाँ ठीक है। इसी ये पूरा देखिए बच्चों, ये पूरा एक खिलौना है। ये पूरा एक क्या है, खिलौना। खिलौना। और ये खिलौना किससे मिलकर बना है, अर्धगोला और शंकु से मिलकर बना है।
अर्धगोला और शंकु से मिलकर बना है। यह अर्धगोला है। और ऊपर इसके क्या है, ये शंकु है, ये शंकु। देखिए पूरा खिलौना है, इस पूरे चित्र को खिलौना समझिए। और नीचे वाला अर्धगोला है और ऊपर वाला क्या है, शंकु। अब देखिए बच्चों इसमें और क्या बताया जा रहा है। लिखे हैं कि जो शंकु है ना, उसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। जो शंकु है उसकी त्रिज्या कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। यहाँ हम लोग सबसे पहले यही लिखें, दिया है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या को हम लोग r से लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर। और कह रहे हैं कि उसी त्रिज्या वाले, यानी जो शंकु की त्रिज्या है उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी होगी, 3.5 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले की त्रिज्या भी लिख दिया जाए। अर्धगोले की त्रिज्या, इसकी भी त्रिज्या को हम r लिखेंगे और कितना लिखेंगे, 3.5 सेंटीमीटर। चित्र में इसे दिखा सकते हैं। देखिए यह अर्धगोला की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है। यह अर्धगोले की त्रिज्या है, कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। अब बच्चों यही त्रिज्या इस शंकु की भी है, यानी जो त्रिज्या अर्धगोले की है वही त्रिज्या शंकु की भी है। चलिए अब बच्चों यहाँ से यहाँ तक देखिए अर्धगोले, ये शंकु की ऊंचाई है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शंकु की क्या है, ऊंचाई है। तो हमें शंकु की ऊंचाई नहीं पता है। सवाल में देखिए शंकु की ऊंचाई कहीं नहीं लिखा है। अच्छा, इसके पहले वाले सवाल में देखिए हम बताए थे कि अर्धगोले की त्रिज्या जितनी होती है वही अर्धगोले की ऊंचाई भी मानी जाती है। तो देखिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन खींच दें। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है ये भी अर्धगोले की त्रिज्या मानी जाएगी, या कहिए अर्धगोले की ऊंचाई है। तो इसकी ऊंचाई हम 3.5 लिख सकते हैं, यानी अर्धगोले की ऊंचाई अर्धगोले की त्रिज्या के बराबर मानी जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 3.5 हम लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों हमें शंकु की ऊंचाई चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक शंकु की ऊंचाई है। अब ये ऊंचाई चाहिए, तो शंकु की ऊंचाई पता करने के लिए देखिए यहाँ एक चीज़ और दिया गया है। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। यानी खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, यानी ऊपर से लेकर एकदम नीचे तक, इसकी ऊंचाई दी ये है 15.5। तो जब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 15.5 है और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 3.5 है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई निकाल सकते हैं, यानी शंकु की ऊंचाई निकाल सकते हैं। देखिए पूरी ऊंचाई कितनी है, 15.5 है। अर्धगोले की ऊंचाई 3.5 है। तो हम लोग शंकु की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक निकाल सकते हैं। तो लिखा जाए, दिया है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु की ऊंचाई निकाला जाए। शंकु की ऊंचाई निकाला जाए। शंकु की ऊंचाई को h लिखेंगे। और शंकु की ऊंचाई कैसे आएगी, पूरी ऊंचाई में से अर्धगोले की ऊंचाई घटा दीजिए। तो पूरी ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर, इसी में से अर्धगोले की ऊंचाई 3.5 सेंटीमीटर घटाइए। तो h बराबर आपको मिलेगा, 5 में 5 घटेगा 0, 0.15 में 3 घटाएंगे 12
सेंटीमीटर, यानी कुल मिला के 12 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखिए बच्चों, अब सवाल में कह रहे हैं कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो देखिए, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप खिलौना को ध्यान से देखिए। जब आप खिलौने को ध्यान से देखेंगे तो आपको खिलौने में अर्धगोले का पृष्ठ दिखेगा और शंकु का पृष्ठ दिखेगा। जैसे मान लीजिए हमारे हाथ में ये खिलौना ऐसे रख दिया गया है, नीचे अर्धगोला है, ऊपर शंकु है, तो आप इसके अगल बगल घूमकर खिलौने को ध्यान से देखेंगे तो आपको अर्धगोले का पृष्ठ दिखेगा और शंकु का पृष्ठ दिखेगा। और अर्धगोले का जो पृष्ठ आपको दिखेगा वो वक्राकार होगा और शंकु का जो पृष्ठ दिखेगा वो भी वक्राकार होगा। जब खिलौने को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अर्धगोले का पृष्ठ दिखेगा और शंकु का वक्र पृष्ठ दिखेगा। अर्धगोले का जो पृष्ठ आपको दिखेगा वो वक्राकार होगा और शंकु का जो पृष्ठ आपको दिखेगा वो भी वक्राकार होगा। तो बच्चों, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ना होगा। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ना होगा। और जब अर्धगोले और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम यहाँ लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का नहीं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या करना है? जोड़ना है। काहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ही दोनों का जोड़ना है? क्योंकि बच्चों, जब खिलौने को आप बाहर से देखेंगे, खिलौने के अगल बगल घूमकर खिलौने को जब देखेंगे तो आपको अर्धगोले का वक्र पृष्ठ दिखेगा और शंकु का वक्र पृष्ठ दिखेगा। इसीलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। चलिए, अब इन दोनों का सूत्र लिखिए। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है पाई आर यल और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, अब इसमें मान रखना है। तो देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर यल है और ये यल शंकु की तिर्यक ऊंचाई है और ये शंकु की त्रिज्या है। तो शंकु की त्रिज्या तो हमें पता है 3.5, आर का मान पता है, लेकिन शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें नहीं पता है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई नहीं पता है तो हम पहले इस तिर्यक ऊंचाई यल का मान ढूंढेंगे। तो एक सूत्र है तिर्यक ऊंचाई। देखिए, तिर्यक ऊंचाई का एक सूत्र है, तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल बराबर होता है √h² प्लस r²। ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने का सूत्र है।
इसी में हम एच और आर का मान रख दें तो एल का मान मिल जाएगा। तो इसमें एच और आर का मान रखिए, एल बराबर होगा, एच का मान देखिए कितना है, एच का मान 12 है, यहाँ 12 लिखिए, 12 का स्क्वायर। और आर का मान देखिए कितना है 3.5, यहाँ 3.5 का स्क्वायर लिखिए। तो एल बराबर होगा अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144 और प्लस इसका स्क्वायर 25 और 12.25, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 2 6, 4 2 6, 4 1 5, 1.25 आएगा। और इसका वर्गमूल बच्चों निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आपको मिल जाएगा, इसका वर्गमूल आएगा 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसे थोड़ा सा निकाल के देखा जाए, आएगा इतना ही। चलिए इसे हम निकाल दे रहे हैं, 12.5 गुणित 12.5, ठीक है 156.25। हाँ, इसका वर्गमूल 12.5 ही होगा। तो बच्चों तिर्यक ऊंचाई यल का मान मिला 12.5, तो यहाँ आप सूत्र में यल का मान रख सकते हैं। तो मान रखा जाए पाई का मान वही 22/7 ही रखना है। तो लिखिए 22/7। आर का मान देखिए, ये शंकु की त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या देखिए 3.5 है, यल का मान 12.5 है और प्लस यहाँ 2, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 इसका स्क्वायर। अब 22/7, चलिए यहाँ से एक बार चलिए हम ऐसे लिख दे रहे हैं 22/7, 3.5, 12.5 और यहाँ 2 गुणित 22/7 और यहाँ इसको 2 बार लिखिए 3.5 गुणित 3.5। देखिए 7 से इसे काट सकते हैं, 7 × 35, 0.5, यहाँ भी 7 से इसे काटिए 0.5, गुणा कीजिए, इन तीनों का गुणा कीजिए, यहाँ इन दोनों का और इसका गुणा कीजिए, जो आएगा जोड़ दीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो देखिए 22 में 22 पंचे 110 होता है, 110, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए और गुणित 12.5 और प्लस 22 गुना, यहाँ भी ऐसे कर दीजिए 22 पंचे 110 और गुणित 3.5। तो चलिए यहाँ 11 गुणित 12.5 और प्लस यहाँ 11 गुना 22 और गुणित 3.5। अब 11 का गुणा इसमें कीजिए, देखिए 12.5 गुणित 11, यहाँ आएगा 137.5 और प्लस 22 गुणित 3.5, यहाँ 77 आएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, 7 7 14, 7 7 14 और 7 3 10 1 11 1 1 2.5, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। तो देखिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इसे आप लोग नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए बच्चों, इसके बाद हम चौथा सवाल बताएंगे। तो चलिए बच्चों इसे मिट दे रहे हैं। देखिए बच्चों, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने क्या किया है,
हम खिलौने के अगल बगल घूम कर देख रहे हैं कि खिलौना जिन चीज़ों से मिलकर बना है, खिलौना जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना है उसका कौन सा पृष्ठ हमें दिख रहा है। तो जब हम खिलौने के अगल बगल घूमेंगे और घूम कर देखेंगे तो हमें अर्धगोले का पृष्ठ दिखेगा, शंकु का वक्र पृष्ठ दिखेगा। अर्धगोले का जो पृष्ठ दिखेगा वो वक्राकार पृष्ठ होगा और शंकु का जो पृष्ठ दिखेगा वो भी शंक्वाकार होगा। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ना होगा। इसलिए हम खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर लिखे थे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलिए बच्चों, अब चौथा सवाल। हाँ, तो देखिए बच्चों, चौथा सवाल है